दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने यह करार दिया है। बड़ा फैसला सामने आया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। कराची की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। अदालत का ये कहना है। अहम खबर है, इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। अदालत का ये कहना है। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयानात इस केस में कलम बंद किए। केस में राव अनवार, साबिक DSP कमर जमानत पर हैं और अब ये फैसला कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सुनाते हुए ये करार दिया है कि राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सका, इसलिए राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत इस केस में 17 मुल्जिमान थे जो अदालत में भी पेश हुए और अदालत ने करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाया, इसलिए राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। नकीबुल्लाह महसूद, साबिर इसाक को 13 जनवरी 2018 शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। पुलिस ने पहले वाक़े को पुलिस मुकाबला ज़ाहिर किया और बताया कि मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक़ कलअदम तहरीक तालिबान से था। ताहम नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि नकीबुल्लाह महसूद का किसी तालिबान ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वाक़े का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने केस की तफ्तीश की और अपनी रिपोर्ट में बताया कि नकीबुल्लाह महसूद और दीगर जो जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किए गए हैं, अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने केस में 51 गवाहान के बयान कलमबंद किए हैं। केस में राव अनवार समेत साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमर जमानत पर हैं, जबकि दीगर 13 मुल्जिमान इस केस में जेल में हैं। इसके अलावा साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शेख समेत 7 मुल्जिमान ताहाल केस में मफरूर हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने केस में हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को केस का फैसला ये महफूज किया था और 14 जनवरी को केस का महफूज फैसला आज अदालत ने सुना दिया है, जिसके मुताबिक राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। इस बुनियाद पर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान अदालत इस केस में नामजद थे। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को बैकग्राउंडर अब आपको इसका बता रहे हैं कि नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयानात कलम बंद किए। केस में राव अनवार, साबिक DSP कमर जमानत पर है और आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने उनको बरी कर दिया है। इसी केस में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान मफरूर हैं। हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया, जो आज अदालत ने सुनाते हुए राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने यह करार दिया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी है, जिसकी बुनियाद पर उनको बरी किया जाता है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुनाया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है और अदालत का ये कहना है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला आज सुनाया गया और राव अनवार समेत 17 मुल्जिमान की अदालत में पेशी हुई। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया
اور پولیس سے اس وقت جب یہ مبینہ جعلی مقابلہ ہوا تو پولیس نے مارے جانے والے 4 افراد کا تعلق عدم تحریک طالبان سے بتایا۔ نقیب اللہ کے اہل خانہ نے پولیس کے موقف کو مسترد کیا تھا اس وقت، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 51 گواہان کے بیانات اس سارے کیس میں قلم بند کیے، اور کیس میں راؤ انوار سابق ڈی ایس پی قمر ضمانت پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق ایس ایچ او امان اللہ مروت سمیت 7 ملزمان مفرور ہیں۔ حتمی دلائل مکمل ہوئے اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا ہے کہ پروزیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بڑا فیصلہ جو کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آ رہا ہے آپ تک پہنچ جا رہے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ کیونکہ پروزیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ پروزیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت نہیں کر سکی، اس لیے راؤ انوار سمیت تمام 18 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ قرار دیا۔ ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد، امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں۔ واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلے 2018 میں یہ معاملہ پیش آیا جب نقیب اللہ محسود اور ان کے دیگر جو 7 لوگ تھے 13 جنوری 2018 کو مبینہ جعلی مقابلے میں ان کو قتل کیا گیا۔ پولیس کا اس کے اوپر یہ موقف تھا کہ مارے گئے یہ 4 افراد کا تعلق عدم تحریک طالبان سے تھا، لیکن نقیب اللہ محسود کے اہل خانہ نے پولیس کے اس موقف کو مسترد کر دیا اور پھر ایک طویل اس کے اوپر قانونی جنگ لڑی گئی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہاں بالکل غور طلب بات علینا یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اس کا، اور اس کے بعد پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کیس کی تفتیش کی تھی اور اپنی رپورٹ میں یہ بتایا کہ نقیب اللہ محسود اور دیگر ان کو جعلی مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے راؤ انوار سمیت 18 ملزمان پر 25 مارچ 2018 میں فرد جرم عائد کی تھی۔ بہت مد و جزر آئے، ان سبھی کی تفصیلات لیتے ہیں اور آج کے فیصلے کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی فہیم احمد صدیقی صاحب۔ فہیم صاحب بتائیے گا آج کا فیصلہ اور جو پورا طویل کیس میں قانونی جنگ چلی ہے اس کے بارے میں بھی۔ جی، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سینٹرل جیل میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ نقیب اللہ قتل کیس ہے جس کے لیے یہ تھا کہ راؤ انوار اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ نقیب اللہ نامی ایک نوجوان کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ آج عدالت نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں مختصر فیصلے میں کہ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، تمام مسلمان کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ فیصلے میں یہ تو قرار دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہیمانہ واقعہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکا، اس لیے ملزمان کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے۔ اچھا فہیم صاحب، ایک اور چیز اس میں ملزمان کو بری کیا جاتا ہے، پروزیکیوشن جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اب پھر تو دوسری طرف یہ بات رہ جاتی ہے جس کو خود پولیس نے ڈینائی کیا جب پولیس کی تفتیشی ٹیم نے انکوائری کی پوری اور اس کے بعد اس کو جعلی مقابلہ کہا، تو کیا تصور کیا جائے؟ عدالتی ماہرین اور وکلا کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک سائٹ تو نہیں ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، تو دوسری سائٹ پھر یعنی سچ ثابت ہو گئی؟ دیکھیں، اس میں ڈیفینیٹلی ابھی جو ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا۔ اس بریت کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ مدعی مقدمہ جو نقیب کے والد بھی ہیں وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے، وہاں پر جو اس مقدمے کی دوبارہ سنوائی ہوگی۔ ابھی تک تو یہی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا، راؤ انوار اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کر ایک جعلی پولیس مقابلے میں نقیب اللہ کو قتل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ابھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے اعلیٰ عدالتوں میں جا کے وہاں سے اس کے اوپر اگر کوئی ڈیسیجن آ سکا تو پھر وہ وہیں آئے گا۔ اچھا فہیم صاحب یہ بتائیے گا جی آئی ٹی ایک تشکیل دی گئی اور اس میں کافی تحقیقات بھی ہوئیں، کافی انکشافات بھی ہوئے، اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پروزیکیوشن وہ جو فائنڈنگز تھی ان کو صحیح طرح ثابت نہیں یا دلائل میں اپنے استعمال نہیں کر پائی، عدالت میں ثابت نہیں کر پائی، یا پھر جی آئی ٹی میں کچھ لوپ ہولز رہ گئے اور ان کی تحقیقات میں خامی تھی؟ اس میں جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 7 گواہ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے تھے۔ مجموعی طور پر اس کیس میں 51 گواہ تھے جن میں سے 7 اہم گواہ جو ہیں۔ جی فہیم احمد صدیقی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور مزید تفصیلات جاننے اور کی اس کوشش کی کریں گے۔ تفصیل یہ بھی علینا آنا ضروری ہے کہ اب یہ مقابلہ جعلی تھا یا نہیں، اس سے متعلق عدالت نے کیا کہا ہے، کیونکہ عدم شواہد کی بنا پر تو بری کر دیا گیا ہے ملزمان کو، لیکن
کوئی فائنڈنگ اس سے متعلق آئی ہے کہ یہ مقابلہ آیا جعلی تھا یا صحیح مقابلہ تھا، یا وہ جو پولیس کا پہلے موقف تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو یہ ڈیٹیلز آنا ابھی بہت کلیئر ہونا بڑا ضروری ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اس کیس میں، اس نے کیا تحقیقات کی؟ کچھ میڈیا کے اوپر بھی آئیں، بٹ عدالت میں کیا پیش کی گئیں، اور کیا پھر پروزیکیوشن کا اس میں کردار رہا؟ یہ سب اہم سوالات ہیں جس کے اوپر ہم اپنے نمائندگان سے بات کریں گے اور پھر مزید اس کی تفصیلات اور یہ جو ہم پوائنٹ اس وقت اٹھا رہے ہیں اس کی بھی ہم نے ڈیٹیلز لینی ہے کہ جو سو موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنی اور اس تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی کہ یہ مقابلہ جعلی تھا اور اس پر ہی فرد جرم عائد کی گئی۔ تو یہاں سے بھی یہ معاملہ دیکھنے ہوں گے۔ معاملہ اس وقت کہاں پر لوپ ہولز تھے؟ فہیم احمد صدیقی صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ فہیم صاحب، آپ فرما رہے تھے، یہ بتائیے گا جے آئی ٹی کی تحقیقات، اس میں کیا کوئی لوپ ہولز رہ گئے تھے یا پھر پروزیکیوشن نے صحیح طرح سے کیس اپنا پلی نہیں کیا؟ کیا آبزرویشن ہے آپ کی؟ بات بالکل کلیئر ہے کہ جے آئی ٹیز کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جو زیر سماعت مقدمات ہوتے ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ اسے تسلیم بھی کر لیا جائے، اسے مقدمے کا حصہ بھی بنا لیا جائے۔ اس کیس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو 7 اہم گواہ پروسیکیوشن کے وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس میں یہ کہا تھا جو چلے جو ہے وہ منحرف ہو گئے، ان کے منحرف 7 گواہان منحرف ہو گئے۔ فہیم صاحب، آپ سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب، یہ تو بری کر دیا گیا انہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ پروزیکیوشن اپنا کیس صحیح طریقے سے نہیں، وہی روایتی جو پروزیکیوشن کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہی کچھ اس کیس میں بھی ہوا۔ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ 2-4 روز پہلے جب راو انوار سے میری بات ہوئی تھی تو وہ بہت پر اعتماد تھے کہ اس کیس میں وہ بری ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کا بیسک پوائنٹ یہی تھا کہ وہ خود نقیب اللہ محسود کے بارے میں یہی بتا رہے تھے کہ جو شناختی کارڈ وغیرہ تھا اس میں بھی فلا تھا، اور اوور آل وہ اس پہ کانفیڈنٹ تھے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ جو ان کے مخالفین ہیں اور جو اس کیس میں نقیب اللہ محسود کی فیملی وغیرہ ہے وہ اس پوری پروسیکیوشن پر ہی سوال اٹھا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہوتے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی مقدمات ایسے ہیں کہ جس میں ملزمان کو شک کا فائدہ مل جاتا ہے۔ کیس سے کئی سالوں سے چل رہا تھا اور جیل کے اندر اس کی سماعت ہو رہی تھی، لیکن جس میں ہو جائیں گے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مظہر عباس صاحب کو ہم صحیح طرح سن نہیں پا رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب سے بھی دوبارہ رابطہ کریں گے۔ اور مظہر صاحب نے بڑی شروع سے اس کو لے کر اب تک فالو کیا ہے کیس کو، اس میں جو مختلف مد و جزر آئے اس کا بھی اچھی طرح سے علم رکھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے مظہر عباس صاحب، فہیم احمد صدیقی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، ان دونوں سے ذرا مزید تفصیلات اس کی جانیں۔ ایک وہی نقطہ جو ہم پہلے اٹھا رہے تھے زہیب، کہ جب یہ کیس سامنے آیا تو ایک بڑی ڈیبیٹ سامنے آئی تھی، اور خاص کر جو جعلی پولیس مقابلے ہیں ان کے اوپر لوگ سوالات اٹھانے لگ گئے، اور پھر پولیس مقابلوں کے اوپر سیلف ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی۔ تو یہ نقطہ یہاں پر کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے، اور پھر جو جے آئی ٹی اس کیس میں بنائی گئی وہاں پر کیا سامنے آئیں تفصیلات وہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اور کیوں پروزیکیوشن ان چیزوں کو سامنے عدالت میں صحیح طرح سے پیش نہیں کر پائی، وہ بھی ایک بڑا سوال جو کہ اکثر ہم کیسز میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کیس میں بھی بہت ضروری ہے۔ راو انوار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، وہ سنواتے ہیں۔ میں الحمدللہ جھوٹے کیس کا آج انجام ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ انصاف کیا، جج نے انصاف کیا، سارا زور لگایا انہوں نے، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ مزید میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، مزید جو تفصیلات ہیں وہ میں چینل پہ ٹاک شو بھی کروں گا، انٹرویو بھی دوں گا، اور مزید چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بالکل جھوٹا کیس تھا، آج انجام کو پہنچا۔ 25 آدمی ناجائز چلان کیے، اس کو ایک گولی لگی، اس کا نام جو ہے نقیب اللہ تھا ہی نہیں، اس کا نام نسیم اللہ تھا، اس کا غلط فوٹو
मीडिया पे चलवाया गया और उसके अब हमारे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया, इश्तिहार हैं डॉन, जंग और एक अंग्रेजी अखबार में उसकी सिंधी अखबार में उसका इश्तिहार तक दिया है। लेकिन ये ज़बरदस्ती की गई थी, ज़्यादती की, इस मुल्क का नुकसान किया, इस शहर का नुकसान किया। राव साहब, इस सब में किसी को सजा हुई है? जितने इतने सारे अफसरान को नामजद किया गया था। मैं नहीं कि सब जो जितने थे बरी कर दिए। अच्छा राव साहब, इतना अरसा आपका जाया हुआ है, क्या दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस में जाने के लिए? चलो भाई बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूंगा। मैंने बहुत खिदमत की है, मैंने बहुत सारे लोगों की को निजात दिलाई है जालिम लोगों से, और मैं उन जालिमों से जब तक मेरे में सांस है मैं लड़ता रहूंगा। राव अनवर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि झूठा केस अंजाम को पहुंचा। और एक चीज़ उन्होंने जो बात की मज़हर साहब से भी पूछेंगे। मज़हर साहब, राव अनवर की गुफ्तगू हम सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो जाली पिक्चर, ये जाली जो है ना वो मीडिया पे दिखाई गई है, उसका नाम तो नसीमुल्लाह है और वो एक वांटेड आदमी था। शुरू में उन्होंने ठीक है, मज़हर साहब से तफसीलात इसकी मज़ीद भी लेते हैं। और जैसे हम पहले कह रहे थे, मज़हर साहब ने बड़ी क्लोजली भी इस केस को फॉलो किया है, तो उनसे मज़ीद भी। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, आप बताइएगा, अदालत का जो ऑर्डर है उसमें मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? ये भी कहिएगा, ये जो राव अनवर ने अभी बात की है और वो कहते हैं कि झूठे केस का खात्मा हुआ, नकीबुल्लाह से मुतल्लिक झूठी इन्फॉर्मेशन चलाई गई। देखिए, ये जो स्टांस है ये इनके वकला का जो है वो अदालत में पहले दिन से था। ताहम जो GIT रिपोर्ट थी और जो उनके वालिद हैं, मुद्दई हैं मुकदमे के, उनका जो स्टांस है वो यही है कि ये शख्स जिसे पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया 13 जनवरी 2018 को शालतीफ टाउन के इलाके में उस्मान खास के रिपोर्ट में, वो उनका बेटा नकीबुल्लाह है और उसको जो है वो एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। नकीबुल्लाह के खिलाफ जो है 2019 में ही जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी असला रखने के 5 मुकदमा कायम किए गए थे। और ये देखना होगा कि आपको इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि उन 5 मुकदमात में नकीबुल्लाह को बरी कर दिया गया था। इसके अलावा भी यह है कि जो ये वाक़या है इसमें अहम तरीन बात यही है जो मैंने पहले भी जिक्र की थी कि इस मामले में जो गवाह थे, जो पुलिस के गवाह थे, जो सरकारी गवाह थे, जो इस्तिगासा के गवाह थे, वो 7 अहम गवाह मुनहरिफ हो गए थे अपने उस बयान से जो उन्होंने पहले दिया था। तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया था ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में समाज के दौरान मुनहरिफ हो गए थे। 25 मार्च 2019 को राव अनवर पे फर्द जुर्म आयद की गई थी। उसके बाद आप देख लीजिए कि अब 2023 में आकर जो है तो ये मुकदमे का फैसला सुनाया गया। 14 जनवरी को इस मुकदमे का फैसला महफूज किया गया था और आज जाके इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। इसमें राव अनवर और एक DSP कमर जो है वो जमानत पर थे, जबकि बाकी अफराद जो है इसमें 17 अफराद जो है जी। अच्छा फ़हीम साहब, ये कहिएगा कि ये तो फैसला आ गया कि अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया, प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या रहा अदालत में? कैसे प्लीड किया प्रोसिक्यूशन ने केस? प्रोसिक्यूशन का केस तो यही था कि जनाब 4 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह, मोहम्मद कासिम और हजरत अली को अबुल हसन असफहानी रोड से गिरफ्तार किया गया और 13 जनवरी को राव अनवर और उनकी टीम ने जो है नकीबुल्लाह को एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। तो यही बेसिकली उनका स्टांस था कि नकीबुल्लाह को एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया और इस पर जो है वो मुल्जिमान को जो अदालत से सजा कराने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन इसमें अहम तरीन बात हुई और इसके एविडेंस क्या पेश किए गए थे? यानी मौके पर कोई एविडेंस जमा किए गए हो, वो अदालत में पेश किए गए हो, असलहा पेश किया गया हो? इसमें सारी चीजें जो है वो पुलिस ने की थी। जो GIT थी उसने भी अपने तौर पर चीजें कलेक्ट की थी और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि नकीबुल्लाह को जिस जगह पर रखा गया था वहां से भी एविडेंस उठाए गए थे। और उसके बाद जब ये प्रोसिक्यूशन ने इसमें ये भी रखा था कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थे वो भी ये साबित करती हैं कि वहां पर जो असला इस्तेमाल हुआ था वो वही असला था जो नकीबुल्लाह राव अनवर उनके साथियों के पास सरकारी असला था, वही इस वाक़े में जो है वो इस्तेमाल हुआ था उनको कत्ल करने में, उनको जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने में। तो इसके बावजूद जो अहम तरीन बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और जो अदालत ने भी अपने केस में करार दी है कि जो 7 अहम तरीन गवाह थे, जो पुलिस के ही गवाह थे, जो इस्तिगासा के गवाह थे, वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गए थे, जिसके बाद जो है वो केस में कोई जान नहीं बची थी। सेशन अदालत जो दहशतगर्दी की मातहत अदालत है उसने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए राव अनवर उनके साथियों को बरी कर दिया है। तब मैं फिर ये कहूँगा कि राव अनवर के जो वालिद हैं, नकीबुल्लाह के जो वालिद हैं वो यही कहते हैं कि उस वाक़े के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, हाई कोर्ट में डेफिनेटली वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। वहाँ से जो है देखते हैं कि
क्या फैसला आता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा फ़हीम साहब, एक जियो फेंसिंग के जरिए कॉल रिकॉर्ड का जो मामला था वो बड़ा आया, JIT ने फाइंडिंग्स की और उसके बाद अदालत में भी आया। इसके ऊपर किस तरह से प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल दिए गए, क्योंकि राव अनवार का ये मौक़िफ़ था कि वो मौजूद ही नहीं थे, वो जो जाए वकू थी वहाँ पर, जबकि उनका जो मोबाइल की जियो फेंसिंग हुई थी वहाँ पर ये सामने आया कि वो मौजूद थे। ये सारा मामला भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या अदालत में इसके ऊपर भी जिरा हुई? मैंने जैसे पहले कहा कि सारी चीजें JIT में तो सामने आई थी, लेकिन JIT की रिपोर्ट को डेफिनेटली जरूरी नहीं होता कि अदालत जो है, जो भी माते अदालत हो, सेशन अदालत हो या दहशतगर्दी की अदालत हो, वो उसको अपने केस की अपने केस का जो है वो हिस्सा भी बनाए। और यही कुछ इस केस में भी हुआ कि JIT की रिपोर्ट को जो है वो केस का हिस्सा नहीं बनाया गया। अदालत ने उसको जो है प्रोसिक्यूशन के गवाहों और जो प्रोसिक्यूशन ने दीगर चीजें पेश की थी उन्हीं को लेकर जो है वो मुकदमे पर चलाया, और उसके बाद जो है जी। फ़हीम साहब हमारे साथ ही रहिए, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह भी हमारे साथ है जो इस केस को कवर कर रहे हैं। ज़ीशान, आप बताइए, ये जो फ़हीम साहब बता रहे हैं कि 7 गवाहान मुनहरिफ हो गए और उसकी बिना पर ये 7 गवाहान से मुतालिक थोड़ी डिटेल्स भी बताइए, वो क्या मौके पर आए विटनेस भी थे उनमें से कुछ? जी देखिए, बिल्कुल जितने जो गवाहान थे उन्होंने अपने इब्तदाई तौर पर बयानात कलमबंद कराए थे, लेकिन वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। तमाम अब से कुछ देर कबल जो फैसला आया है उसके बाद में साबिक SSP मलिक राव अनवार जो अदालत से बाहर आए थे, उन्होंने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की थी और उनका ये कहना था कि जो केस उन्होंने पुटअप किया था जिसके अंदर नसीमुल्लाह महसूद उसका नाम मेंशन किया था और उसके मुताबिक जितनी भी उन्होंने शवाहिद पेश किए थे वो सारे सही साबित हुए थे, और जो 25 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया था इस मुकदमे में वो सब के सब जो इल्जामात थे वो झूठे साबित हुए थे। साथ साथ साबिक SSP मलिक राव अनवार का ये भी कहना था कि अब वो पुलिस के आला अफसरान के पास IG सिंह के पास अपनी अर्जी जमा कराएंगे, एप्लीकेशन जमा कराएंगे, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कहा जाएगा कि उन्होंने, क्योंकि इस सारे केस की ड्यूरेशन में इनकी 1 साल की नौकरी जो है वो अपनी कंटिन्यू नहीं कर सके थे, तो वो 1 साल की नौकरी भी वो अपनी दोबारा वापस मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि दोबारा वापस मांगी जाएगी ताकि दोबारा से वो जो 1 साल के जो पीरियड है वो मजीद सर्व करें एज ए SSP पुलिस। जी अच्छा ज़ीशान, हमें थोड़ा सा इस केस के बारे में भी बताइएगा। आपने यकीनन इसकी सारी जो समात है उसको फॉलो किया होगा। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर कमी रह गई? क्या JIT की तहकीकात उस तरह से खुलकर सामने नहीं आ सकी, या फिर प्रोसिक्यूशन उनको सही तरह से प्ली नहीं कर सकी अदालत में? देखिए, क्योंकि अदालती फैसला क्योंकि आ चुका है और जिस वक्त ये प्रोसिक्यूट हुआ था केस, उसके अंदर मुताबिक बात जिसके अंदर इसकी पूरी फैमिली ने भी पूरा केस पुटअप किया था, साथ ही साथ डिफेंस की जानिब से भी इस केस को गलत साबित करने की कोशिश की गई थी। इब्तदाई तौर पे कुछ FIRs भी शो की गई थी कि जो मकतूल है उसको वो जो नाम उसका चेंज किया जा रहा है। तमाम इस हवाले से तमाम तर जो शवाहिद हैं अदालत में पेश किए गए थे और अदालत का जो फैसला है वो उसी के ऊपर इसी को कंटिन्यू करते हुए अदालत ने फैसला अपना सुनाया है। तमाम जो 25 अफराद जो इसके अंदर केस में नामजद हुए थे, जिसके अंदर इब्तदाई तौर पर उन पे भी इल्जाम आयद किया गया था, जो 7 पुलिस एहलकार जिन्होंने नकीब को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा वो तमाम जो एरिया जहाँ पे एरिया पुलिस में लतीफ टाउन का एरिया भी शामिल था, इसके अलावा मुख्तलिफ 2-3 थानों इसमें शामिल थे, उन तमाम तरह जो अफसरान हैं उनको नामजद किया गया था। लेकिन आज तमाम तरह अफसरान को जो फैसला है उनको बरी कर दिया गया। जी ज़ीशान हमारे साथ ही रहिए, सीनियर साफी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब एक बार फिर उन्होंने ज्वाइन किया। मज़हब कहिएगा, आप इस केस से मुताल्लिक़ भी बता रहे थे और आज फैसले से मुताल्लिक़ भी कुछ कह रहे थे। नहीं, बुनियादी तौर पे वही जो अभी आप राव अनवार की मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बात की, शुरू में मैं वही बात कर रहा था कि उन्होंने इसी पॉइंट को ज्यादा वो किया था कि ये नकीबुल्लाह है ही नहीं, जबकि नकीबुल्लाह की फैमिली उसको आइडेंटिफाई कर रही है। अब मसला हमारे यहाँ मुकदमात में और ख़ास तौर पे जहाँ पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा होता है वहाँ एक सवाल ये भी उठ जाता है कि क्योंकि पुलिस वाले खुद ही इन्वेस्टिगेट इस केस को करते हैं तो इस पे हमेशा से डाउट्स रहते हैं। लेकिन हमने कई मुकदमात देखे कि जहां प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम नजर आती है और उसकी कई रीजन। अभी आप उज़ैर बलोच के केस में कोई उनके बेशतर मुकदमात में वो बरी हो गए और यही सबसे बड़े सवालात उठते हैं प्रोसिक्यूशन के बारे में कि इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन होती क्यों है हमारे यहाँ और उसके खिलाफ कभी भी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा ख्याल है जहां तक राव अनवार के अपने दिफा का ताल्लुक है, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे कि वो दोबारा आना चाहते हैं, उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने ये भी बात बताई थी कि गो के उनकी रिटायरमेंट हो गई है लेकिन उसका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ, तो वो चाहेंगे कि अपने वो 1 साल पूरे करें। अब देखना ये कि ये अपील के मरहले में कितने साल लेता है, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की
का जो एक्ट है उसमें वैसे तो मुकदमात को 1 हफ्ते या 1 महीने में मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन 1, 1.5, 2, 3 साल इसमें लग जाते हैं और कोई 15-20 साल अपीलों में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी एक सवाल है कि जब अपील में मुकदमा जाएगा तो वहाँ कितने साल लगेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये एक बहुत अहम मुकदमा था और एक मरतबा फिर इस मुकदमे में जो बरी हुए हैं मुल्ज़िमान, तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स की सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्हीं खदशात का इजहार किया था। लेकिन राव अनवर अपने तई राव अनवर हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि उनके खिलाफ ये गलत मुकदमा कायम किया गया है और जिस शख्स को मारा गया था वो नकीबुल्लाह था ही नहीं। अच्छा मैं साहब फिर ये कहिएगा कि फिर रूल ऑफ लॉ की क्या बात की जाए, कानून डेटरेंट कैसे बनेगा जब जजेस प्रोटेक्शन नहीं है, विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, विटनेस फिर जाते हैं बयान से, तो कैसे कानून पर अमल दरामद कैसे होगा, जराइम की रोकथाम कैसे होगी? जब विटनेसेस, जब गवाह फिर जाते हैं तो गवाहों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि और प्रोसिक्यूशन को अकाउंटेबल करना चाहिए कि वो ऐसे गवाह, क्या वो गवाह मिली भगत से लाए जाते हैं, क्या वो गवाह वाकई सही गवाह होते हैं या नहीं होते हैं। ये बहुत से सवाल हैं और बेशुमार कराची के मुकदमात में अगर आप देखें तो बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं और हाई प्रोफाइल मुकदमात की बात कर रहे हैं, जैसे हकीम सईद का मर्डर केस है, मुर्तजा भुट्टो का मर्डर केस है, बहुत सारी हमें ऐसी नज़रें मिलती हैं जहाँ बिल्कुल, और बहुत से सवालात हैं इस केस से मुतल्लिक, निज़ाम में दीगर केसेस से मुतल्लिक, जो हम गाहे गाहे उठाते भी रहते हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस फैसले और इस